स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 से पोएम पढ़ेंगे द ट्रीज। पोएम पढ़ने से पहले पोएटेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी पोएटेस हैं एड्रियन रिच, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट हैं और राइटर हैं। एसेइस्ट यानी निबंधकार, जो निबंध लिखती हैं। एंड नाउ अबाउट द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज यानी वृक्ष, पेड़। ये पोएम थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें काफ़ी सिंबॉलिज्म का यानी प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1963, अ टाइम व्हेन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वॉज डोमिनेटिंग द सोशल सिनेरियो। 1963 में जब दुनिया भर में महिलाओं को शिक्षित, उनको समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय इस पोएम को लिखा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम द वुमेन वर टेकिंग पार्ट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इवन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इस समय तक यानी जब ये पोएम लिखी गई 1963 में, तो जो महिलाएं अंदर थी, समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो भी फेमिनिज्म के मूवमेंट के चलते यानी महिलाओं को समाज में आगे लाने के आंदोलन के चलते अब सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में भी वो अब पार्ट लेने लगी थी। द ट्रीज, यदि हम इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इफ़ वी गिव इट वन रीडिंग इट विल लुक लाइक द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ट्रीज, एनवायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। यानी जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो ट्रीज़ के बारे में बात कर रही हैं, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में बात कर रही हैं, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रही हैं, अफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जब हम इसके एक्सटेंडेड मीनिंग को समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि द ट्रीज इन द पोएम आर ए मेटाफर फॉर विमेन एंड द पोएम हैज़ ए सिम्बॉलिक मीनिंग। कि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनका कंपैरिजन किया गया है किससे? विमेन यानी महिलाओं से। यानी दो जो क्वालिटीज़ जो उनमें सिमिलर हैं, इसके आधार पर जो महिलाएं हैं उनको ट्रीज से कंपेयर किया गया है। और ये पूरी पोएम सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक लिखी गई है। यहाँ पर आप चित्र में भी देखिए कि जो एक पेड़ है उसको एक वुमन के फिगर में दिखलाया गया है। And now about the rhyme scheme of the poem. There is no rhyme scheme in the poem. पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, यानी जो लाइन के एंड में आने वाले वर्ड हैं या उनकी साउंड है वो किसी भी लाइन से मैच नहीं करती है। तो इस तरह की जब राइम स्कीम होती है तो उसको कहा जाता है फ्री वर्स। तो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। कैसे? जैसे कि स्टैंजा 1 है, उसमें देखिए लाइन 1 के एंड में फॉरेस्ट, देन डेज, सिट, हाइड, शेडो, नाइट्स, मॉर्निंग। ये फर्स्ट स्टैंजा में जो आखिरी वर्ड आया है तो उनकी साउंड कहीं भी ना तो सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी लाइन से राइम नहीं कर रही है। ठीक इसी तरह सेकेंड स्टैंजा में ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, वर्क के बाद में क्रैक्स, फ्लोर, ग्लास, एक्सर्शन, रूफ, पेशेंस, मूविंग, डोर्स। तो कहीं पर भी कोई साउंड राइम नहीं कर रही है। तो ये क्या हुआ? फ्री वर्स, जहाँ पर कि पोएम में कि किसी भी स्टैंजा में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इसी तरह से थर्ड स्टैंजा में देखिए वरंडा, लेटर्स, डिपार्चर, हाउस, शाइन्स, ओपन, लिचिन, रूम्स। कोई भी साउंड, दो साउंड आपस में मैच नहीं कर रही हैं। तो ये राइम स्कीम क्या कहलाएगी? फ्री वर्स। स्टैंजा 4 में विस्पर्स, साइलेंट, ब्रेकिंग, फॉरवर्ड, डैम, मिरर, क्राउन एंड ओक। अगेन कोई भी साउंड, दो साउंड आपस में राइम नहीं कर रही हैं। तो ये जो पूरी पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। देयर इज नो राइमिंग पैटर्न in this poem. So let's read out the poem The Trees. Can there be a forest without trees? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक जंगल में पेड़ ना हो
फिर भी उसको फॉरेस्ट कहा जाए। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? जब हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि इस पोएम में ट्रीज कहाँ पर हैं एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ चले गए। सो लेट्स बिगिन द पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पोएटेस कहती हैं कि जो ट्रीज इनसाइड यानी घरों के अंदर हैं, दे आर मूविंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो पहली ही लाइन पढ़ने पर ये समझ में आता है कि ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि जो घरों के ट्रीज हैं वो निकलकर जंगल में चले जाएं, वो मूव करके चले जाएं। इसका मतलब है कि ये पोयम में एक सिंबॉलिक मीनिंग है। इसमें पेड़ को प्रतीकात्मक रूप में, जंगल को भी सिंबॉलिक रूप में लिया गया है। अब हम जो ट्रीज हैं इनको फीमेल यानी महिलाओं के रूप में, लेडीज़ के रूप में ट्रीज को मानेंगे और उसी से इस पोएम को समझेंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पोएटेस हैं वो क्या कहती हैं कि जो ट्रीज हैं, और ट्रीज क्या रेफर कर रहे हैं? फीमेल्स को, कि जो घरों में थी उन्होंने अपने आप को हील अप कर लिया है, उनने अपने आप को घर से बाहर जाने के लिए, लिबरेट होने के लिए हील अप कर लिया है, अपने आप को वैसा बना लिया है। एंड नाउ दे आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स, और अब वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो ट्रीज किसका सिंबल है? फीमेल का। और वो कहाँ जाने को तैयार हैं? इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। अब ये फॉरेस्ट किसका है? ये भी सिंबॉलिक है, फॉरेस्ट। तो इनटू द फॉरेस्ट टू फुलफिल द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विद मैनकाइंड। और जो फीमेल हैं वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि वो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, जो उनका प्राइमरी पर्पस है, जिसके लिए वो इस दुनिया में आई हैं, कि इस धरती पर ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना चाहती हैं, मैनकाइंड को बढ़ाना चाहती हैं। अब आगे पोएटेस क्या कहती हैं? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब हमको ये मीनिंग क्लियर हो गया कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो आजकल एम्प्टी यानी वेकेंट है, काफ़ी दिनों से वेकेंट है। नो वेयर नो बर्ड कुड सी, जहाँ पर ना तो बर्ड्स है, नो इंसेक्ट हाइड, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो कैसा है? एम्प्टी है, वेकेंट है। जब वहाँ पे ट्रीज ही नहीं है तो वहाँ पर कोई बर्ड, कोई इंसेक्ट कैसे छुप सकता है? और नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और सन को भी यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि सन को, सूर्य को उसके पैर बताए गए हैं, तो सन को एज अ ह्यूमन बीइंग पोएटेस ने यूज़ किया है कि सन भी अपनी शेडो को, यदि जंगल घना होता तो उसकी ब्रांचेस और उसकी लीव्स में से निकल के जो छाया आती तो वो ऐसा लगता कि जैसे सन उनमें छिप गया है। तो नो सन बरी इट्स फीट, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, विदाउट ट्रीज है, तो वहाँ पर सन भी अपने पैरों को नहीं छिपा पा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब पोएटेस क्या कहती हैं कि जो फॉरेस्ट जो इतने समय से एम्प्टी था, वेकेंट था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और तो वो जो फॉरेस्ट है बाय मॉर्निंग यानी जब सनराइज होगा, सनराइज का मतलब एक नए दिन की शुरुआत होगी, एक नए एरा, नए युग की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि ये जो फॉरेस्ट है ये फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। और जो फॉरेस्ट किस चीज़ का फॉरेस्ट है? ये फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है वो एम्प्टी है, बहुत दिनों से एम्प्टी है, और उसमें ट्रीज यानी जो फीमेल हैं, जो लेडीज़ हैं, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, उन्होंने अपने आप को हीलअप कर लिया है कि वो अब घरों से बाहर निकलकर, यानी वो जो कन्फाइनमेंट था, जो घरों की चार दीवारी थी,
उससे निकलकर वो कहाँ जाएंगी? इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, इस मानवता के संसार में जाएंगी। और जल्दी ही जो फॉरेस्ट है ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का फॉरेस्ट है, दैट विल बी फुल एंड ब्राइट। सो इन दिस पोएम जो पोएट हैं उन्होंने विमेन को कंपेयर किया है ट्रीज से, और ये क्या कहा है? दैट द विमेन हैव बीन कन्फाइंड इन द होम्स, की जो अभी तक लेडीज घरों में कन्फाइन थी, घरों में बंद थी, नाउ दे आर अलाउड टू रोम आउट फ्रीली, उनको अब आज़ादी मिल गई है घरों से बाहर जाने की। और उनको ट्रीज से क्यों कंपेयर किया है, उनको ट्रीज के साथ क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि वो भी घरों में लाइक ट्रीज वैसे ही फिक्स थी, वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। और जो फॉरेस्ट है वो आउटसाइड वर्ल्ड है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कैसा हुआ? विदाउट ट्रीज हुआ, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो आउटसाइड की दुनिया है, और जो ट्रीज है वो कौन है? फीमेल हैं। तो इसीलिए जो पोएटेस हैं उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड को, कि वो केवल इज़ नॉट मीन ओनली फॉर मैन, कि वो केवल आदमियों के लिए ही नहीं है, वो महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए भी हैं। तो इस स्टेंजा में द पोएट मेक्स द पिक्चर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट वुमेन, वो उस पहले वो वाली दुनिया हम लोगों को बताती हैं जहाँ पर कि फीमेल नहीं है, जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू हर इट वॉज इनकम्प्लीट, ऐसी दुनिया वो कैसी है? एम्प्टी थी, जहाँ पर कि फीमेल नहीं है। एंड नाउ दैट विमेन विल बी लिबरेटेड, और वो कहती हैं कि अब जो विमेन है, जो फीमेल हैं, वो लिबरेट हो रही हैं, और उनके लिबरेट होने से वो बाहर निकल सकेंगी। और जो फॉरेस्ट है, वो जो फॉरेस्ट किसका फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, और ये दुनिया विल लुक फुल एंड कंप्लीट। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर ट्रीज फीमेल के लिए यूज़ किया गया है पोएटिस के द्वारा, और जो फॉरेस्ट है वो किस चीज़ का फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउटर वर्ल्ड। और जो ट्रीज आर रोमिंग आउट, ट्रीज बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब जो फीमेल हैं वो लिबरेट हो रही हैं, वो आज़ाद हो रही हैं, और वो घरों की सीमाओं को तोड़कर बाहर जा रही हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, रूट यानी जड़ें, टू डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब सेपरेट करना, अपने आप को अलग करना, देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स यानी दरार। अब ये हम जान चुके हैं कि जो ये पूरी पोयम है वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो पोएटिस क्या कहती है? ऑल नाइट द रूट्स वर्क। तो यहाँ पर जो रूट है वो क्या है? बेस ऑफ ट्री, यानी किसी भी पेड़ के नीचे का हिस्सा। अब पेड़ जो है वो किसका सिंबल है? फीमेल का। तो वो कहते पूरी रात यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, पूरे समय जो रूट्स हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। यानी यहाँ पर रूट्स ऑफ ट्री का मतलब जो वॉइसेस ऑफ विमेन है, जो महिलाओं की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़? दे वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, वो आज़ाद होना चाहती थी। तो उन्होंने उनकी वो जो रूट्स हैं, वो जो ट्रीज़ की रूट्स हैं, यानी जो महिलाओं की, फीमेल की आवाज़ है, उन्होंने ऑल नाइट, पूरी रात भर काम किया, स्ट्रगल किया, टू डिसएंगेज दैमसेल्फ, किस चीज़ के लिए? डिसएंगेज, अपने आप को सेपरेट करने के लिए, अपने आप को लिबरेट करने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक यानी जो क्रैक यानी दरारों से। तो यहाँ पर जो क्रैक है वो भी इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, ये भी प्रतीकात्मक है। क्रैक का मतलब जो पुराने नोशंस हैं, पुरानी कस्टम्स हैं, जिनमें कि फीमेल को घरों के अंदर कन्फाइनमेंट यानी उनको घरों में ही रहने के लिए कहा जाता था। तो उन क्रैक्स से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को लिबरेट करने के लिए जो फीमेल थी उन्होंने ऑल नाइट, पूरी रात यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम दे स्ट्रगल्ड इन द वेरेंडा फ्लोर। कहाँ पर थी वो? बरामदे के
फर्श पर। यहाँ पे जो वरांडा फ्लोर है वो उसका मतलब है कि वो भी कन्फाइनमेंट, वो जो अपने घरों के अंदर कैद थी, ये उसका सिंबल है। तो उन्होंने वहाँ से बाहर निकलने के लिए दे स्ट्रगल्ड ए लॉट। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। लीव्स, फिर से जो फीमेल की स्ट्रगलिंग थी उनकी, उसमें उन्होंने ग्लास, जो विंडोज़ थी वहाँ की वो ग्लास की थी, और उसमें काफ़ी प्रेशर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की। ये उनका स्ट्रगल बतलाता है कि किस तरह से जो फीमेल थी उन्होंने आउटर वर्ल्ड में आने के लिए, फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड में आने के लिए स्ट्रगल किया। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और इतना हार्ड उन्होंने स्ट्रगल किया कि जो उनकी स्मॉल ब्रांचेस थी ट्रीज़ की, यानी जो फीमेल्स थी, स्टिफ, वो काफ़ी हार्ड हो गई, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी एकदम से किसी छोटी जगह में ज़्यादा लोगों का उसमें, या ज़्यादा ऑब्जेक्ट, ज़्यादा वस्तुओं का अंदर घुसना। तो जो लेडीज़ थी, जो फीमेल थी, वो लॉन्ग क्रैम्प्ड थी, यानी वो कन्फाइन थी, वो अपने आप को, उनको कैद किया हुआ था। कैद क्यों? पुराने विचारों के अनुसार, क्योंकि उनको घरों के अंदर ही रहना था। शफलिंग अंडर द रूफ, और वो क्या कर रही थी? केवल वो रूफ यानी जो अपनी चार दीवारी थी उसके अंदर वो शफल केवल इधर उधर ही हो रही थी। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। और उनकी हालत कैसी थी? व्हेन दे वर मूविंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेस, जब वो अपने घरों के बाहर जा रही थी तो उनकी हालत कैसी थी? वो ऐसी थी जैसे कि वो पेशेंट जिसको कि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है, और डिस्चार्ज करने पर वो हाफ डेज्ड है। यानी यहाँ पर डेज का मतलब वैसे क्या होता है? सरप्राइज, स्टन्ड, लेकिन यहाँ पर वो वीक, कमज़ोर है, क्योंकि अभी वो काफ़ी बीमारी के बाद में उसमें वीकनेस आई है, और उसको जो उसकी बॉडी है वो काफ़ी वीक है। तो जो वो फीमेल हैं, जब वो देवर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो क्योंकि बहुत लंबे समय से वो भी कन्फाइन थी, घरों में कैद थी, तो जब वो बाहर निकल रही थी तो उनमें उतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी? और उनकी स्थिति कैसे थी? जैसे कि एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की रहती है, जो कि लंबी बीमारी के बाद में ठीक तो हो गया, लेकिन अभी उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पर पूरी सेकेंड स्टैंजा में भी काफ़ी वर्ड्स को पोएटिस ने सिंबॉलिकली यूज़ किया है। रूट्स के लिए वेरेंडा फ्लोर, लीव्स, स्मॉल ट्विग्स और पेशेंट, क्लिनिक्स। तो ये सारे, यदि हम इनके एक्चुअल मीनिंग में पोएम को समझेंगे तो पोएम हमको अनरियल लगेगी। इसलिए हमको जो ट्रीज़ हैं इनको फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना है, जब हमको ये पूरी पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड नाउ द थर्ड स्टैंजा। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब पूरी पोएम में फर्स्ट टाइम पोएटिस खुद इस पोएम में आती हैं, फर्स्ट पर्सन में ये पोएम चलती है। अभी तक द पोएटिस वॉज वॉचिंग ऑल द सीन, हाउ द ट्रीज आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट, और किस तरह से वो एक छोटी सी जगह में क्रैम्ड हैं। तो जो पोएटिस हैं वो ये सब देख रही थी। अब इन दिस स्टैंजा द पोएटिस ब्रिंग्स इन हरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अपने आप को भी इस सिचुएशन में पाती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, आई सिट इनसाइड, वो क्या कहती हैं? मैं भी अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और जो वो वरांडा है, बरामदा है, उस कमरे में जहाँ पर वो हैं उसके डोर्स बरामदे में ओपन होते हैं। इसका मतलब ये है कि शी इज सिटिंग इनसाइड, मतलब शी इज़ ऑल्सो कन्फाइंड। वो भी जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड कस्टम्स हैं कि लेडीज़ को, फीमेल को घरों के अंदर ही रहना चाहिए, तो वो भी उन्हीं नोशंस में, उन्हीं कस्टम्स में घरों में
कैद हैं। एंड द डोर ऑफ हर वेरेंडा रूम्स ओपन्स, और उनके जो, क्योंकि अब जो ट्रीज हैं, जो फीमेल हैं, वो अपने आप को हील अप कर चुकी हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को जान चुकी हैं, सो दे आर मूविंग आउट, इसलिए उस रूम के दरवाजे खुल रहे हैं। शी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लेटर्स यानी वो पोइट्री, समथिंग, शी इज़ राइटिंग समथिंग इन पोइट्री इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर। लेकिन जो कुछ भी, वट एवर शी इज़ राइटिंग, जो कुछ भी वो लिख रही हैं, उसमें वो शी डज नॉट मैंशन द डिपार्चर, वो उसमें किस तरह से जो ट्रीज हैं वो मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, पेड़ निकलकर जंगल में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लिबरेशन को, फीमेल लिबरेशन को, विमेन लिबरेशन को वो मेंशन नहीं कर रही हैं। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कन्फाइनमेंट से, एक जो घरों के अंदर फीमेल कैद थी, उनकी दुनिया घरों के अंदर थी, उससे निकलकर वो आउट इन द फॉरेस्ट जा रही हैं, वो इन द वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, उस दुनिया में जा रही हैं। इसको वो अपने लेटर्स में, अपनी पोइट्री में मेंशन नहीं करती हैं। द नाइट इज़ फ्रेश एंड द होल मून शाइन्स। अब जो बाहर का आउटर एटमॉस्फियर है वो कैसा है? वो फीमेल लिबरेशन को वेलकम कर रहा है। वो क्या कहती है? नाइट इज़ फ्रेश, जो नाइट है वो फ्रेश है, और मून भी अपनी फुल ब्राइटनेस में है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और जो स्काई है वो ओपन, यानी उनकी लिबरेशन को वो वेलकम कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन्स स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। और पोइटिस कहती है कि व्हेन द ट्रीज आर गोइंग आउट, तो जो लीव्स की स्मेल है, लाइकेन यानी जो पुराने ट्रीज़ हैं उन पर एक तरह के पैचेस आ जाते हैं ड्यू टू फंगस और एल्गा, तो ये जो उनकी स्मेल है, एक डिस्टिंक्ट स्मेल है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, और जो वो उन आवाज़ों तक वो स्मेल पहुंच रही है। यानी ये जो स्मेल है ये क्या है? ये जो फीमेल हैं वो लिबरेट हो रही हैं, और उन लिबरेट होने के कारण जो उनकी आवाज़ें हैं वो रूम में गूंज रही हैं। तो और बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है? जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो उनको वेलकम कर रहा है। नाइट इज़ फ्रेश, स्काई, मून जो है वो काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रहा है, और जो स्काई है, स्काई का मतलब यहाँ पर फ्रीडम से है, कि जो फ्रीडम, वो लोग अपनी फ्रीडम को पहचान रही हैं, जान रही हैं, तो बाहर का एटमॉस्फेयर उसको वेलकम कर रहा है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। माई पोइटेस एंड्रियन रिच, वो इस पोएम में अब स्वयं भी, क्योंकि कन्फाइन है इसलिए वो लिखती हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर का मतलब कन्वर्सेशन इन लो वॉइस, धीमी धीमी आवाज़ में बोलना। तो वो कहती हैं कि मेरी चारों ओर विस्पर यानी धीरे धीरे आवाज़ें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये आवाज़ें हैं, जो ये विस्पर्स हैं, वो किसकी हैं? विस्पर्स ये नेगेटिव फोर्सेस की हैं। वो फोर्सेस जिन्होंने विमेन को, फीमेल को कन्फाइन किया हुआ था, घरों में उनकी दुनिया घर तक ही सीमित कर दी गई थी, एंड स्नैच्ड अवे देयर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी को छीन लिया था। तो वो जो विस्पर्स हैं, वो जो धीमी धीमी आवाज़ें हैं, वो उनको सुनाई दे रही हैं। पर शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वो क्या कहती हैं कि शी बिलीव्स दीज विस्पर्स वुड बी, धीरे धीरे वहाँ पर साइलेंस हो जाएगा, वो आवाज़ें आना कम हो जाएंगी। कब तक? बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन तक। बट नाउ द मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो ये जान रही हैं कि ये मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? कि अब फीमेल हैं वो लिबरेटेड हो रही हैं, वो अपनी पावर को पहचान रही हैं, एंड दे आर गोइंग आउटसाइड, दे आर नाउ फ्री। तो ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे सक्सेसफुल होता जा रहा है। इसलिए ये जो विस्पर्स हैं, किस चीज़ की विस्पर्स हैं? नेगेटिव फोर्सेस की, जो उन्हें ऐसा
करने देना नहीं चाहते, ये विस्पर्स भी धीरे धीरे विल गो अवे, धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी, चली जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। अब पोइटिस क्या कहती हैं कि द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है, जो उस रूम में, जो घर की विंडोज में कांच लगा हुआ है, दैट इज ब्रेकिंग, स्टार्ट्स ब्रेकिंग, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ग्लास है ये सिंबॉलिक है, इसका मतलब है पैट्रियार्कल बाउंड्री, जो पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं पर, फीमेल पर जो लिमिटेशन सेट की, अब वो लिमिटेशन दैट आर लाइक ग्लास, कांच की तरह, तो वो स्टार्ट्स ब्रेकिंग, वो लिमिटेशंस जैसे ही फीमेल बाहर यानी लिबरेटेड होने लगती हैं, तो वो जो लिमिटेशंस हैं वो धीरे धीरे टूटने लगता है। किससे? विद द मूवमेंट, जो लेडीज़ ने, जो फीमेल ने अपनी आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चलाया, उससे ये ब्रेक होने लगता है। एंड द पोएट आस्क द ऑडियंस एंड रीडर्स टू लिसन टू दिस ब्रेकिंग, और वो क्या कहती है? लिसन अटेंटिवली, बी केयरफुल, और आप इस ब्रेकिंग को, इस आवाज को अपने ऑडियंस से, अपने रीडर्स से कहती हैं कि इनको सुनो। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। अब ट्रीज हम लोग ये जान चुके हैं कि सिंबॉलिकली इसको फीमेल के लिए यूज़ किया गया है बाय द पोइटिस। तो दे आर नाउ स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना, वो क्योंकि वो इतने लंबे समय से कन्फाइन थी, वो फ्री नहीं थी, लिबरेटेड नहीं थी, तो उनका जो स्टम्बलिंग है, जो उनका स्ट्रगल है, वो धीरे धीरे फॉरवर्ड इनटू द नाइट आगे बढ़ता जाता है। विंड्स रश टू मीट दैम। अब विंड्स, जो विंड्स हैं वो प्रोबेबली मीन्स स्पिरिट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जा रही हैं, तो जो बाहर की दुनिया है, जो विंड है आउटसाइड, वो भी उनको वेलकम करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए, उनकी फ्रीडम को फेवर करने के लिए वो मीट दैम, वो भी उनका वेलकम करती है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। फ्लैश यानी चमकना, ग्लेयर, शाइन। इसके पहले जो मून था दैट वाज फुल मून, लेकिन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। जो फीमेल हैं दे आर गोइंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट, और वो इतनी, जब अपनी लिबरेशन से, अपनी फ्रीडम से, वो एक ओक ट्री की तरह, जो कि बहुत ही लंबा होता है, टॉलेस्ट होता है फॉरेस्ट में, और उसकी काफ़ी यूटिलिटी होती है फर्नीचर में, हर तरह से उसकी लकड़ी काफ़ी कीमती होती है और तरह तरह से उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये जो फीमेल मूवमेंट है, ये जब बाहर की दुनिया में जाती हैं तो ये क्या हो जाता है? दे बिकम लाइक द ओक ट्री, जो कि सबसे लंबा होता है, और वो अपनी लंबाई के कारण फुल मून पर इस तरह से दिखाई देता है दूर से कि जैसे जो मून है वो टूट गया हो। ब्रोकन लाइक अ मिरर, एक ग्लास की तरह वो भी टूट गया हो, और उसके जो पीसेस हैं वो क्राउन में, क्राउन जो कि फीमेल मूवमेंट में, वो इतनी जो फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी स्लेवरी को, अपने रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर वो क्या करती हैं? उनको किंगशिप, यानी वो दुनिया पर राज करने वाली बन जाती हैं, उनको ताकत मिल जाती है, और ये जो क्राउन है ये उसी को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर जो कि अर्लियर जो मून था वो किंग था, लेकिन अब वो एक क्राउन का पार्ट बन गया है, जो कि फीमेल के द्वारा जो क्राउन है, ओक ट्री, यहाँ पे ओक ट्री, अगेन ट्री जो कि फीमेल का सिंबल है, तो ओक ट्री जो कि लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट ट्री ऑफ द फॉरेस्ट है। तो जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो अपनी ताकत से, अपने स्ट्रगल से ओक ट्री की तरह प्रेशियस बन जाती हैं, और जो मून है जो अभी तक फुल था वो उनके क्राउन में एक पार्ट बन के चमकने लगता है। तो ये जो लाइंस हैं
ये क्या करती हैं, सोसाइटी में ये चेंज बतलाती हैं कि जो नॉर्म्स थे सोसाइटी में, जब सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, पुरुष प्रधान थी, तो उसके नॉर्म्स चेंज हो गए हैं और अब इस सोसाइटी में फीमेल को भी अपनी जगह मिल गई है। तो पोइटिस कहती हैं इट इज़ द न्यू मॉर्निंग, जो ये मॉर्निंग है जिसमें कि नए नॉर्म्स हैं जो कि फीमेल की फ्रीडम लिबरेशन ने सेट किए हैं, वो उन रूल्स के कारण जो ये मॉर्निंग है वो नई हो गई है। देयर विल बी न्यू रूल्स, अब नए रूल्स होंगे, एंड द ओल्ड वंस आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट। और जो पुराने रूल्स हैं जिनमें कि ये कहा गया कि फीमेल कन्फाइन होकर रहेंगी, घरों में ही रहेंगी, उनकी जो दुनिया है वो घर के अंदर ही होगी, वो जो रूल्स सेट किए गए थे वो अब आउट ऑफ डेट हो गए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि जिसका एक एक वर्ड बहुत ही डीप मीनिंग का है। इसको समझने के लिए ट्रीज़ को फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ही समझकर इस पोएम के मीनिंग को समझा जा सकता है। And now the most beautiful part of this poem, that is poetic devices used by the poetess Adrienne Rich. The first one is personification. Personification हम लोग अभी तक काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं और पोएम्स में पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को या किसी आइडिया को एक ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया जाता है तब वह पोइटिक डिवाइस क्या कहलाती है, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर स्टैंजा 1 में पोइटिस लिखती है नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो जो सन है उसको उसके फीट बताए हैं, उसके पैर बताए हैं, तो पैर तो ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, तो यहाँ पर जो सन है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। सेकेंड स्टेंजा में स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो छोटी ब्रांचेज हैं वो स्टिफ हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं विद एक्सर्शन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक्सर्शन, स्टिफ ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एंड लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, जो बोज हैं वो भी रूफ के अंदर शफल कर रही हैं, हिल रही हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रीज़ मूव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो ये ट्विग्स हैं और बोज हैं इनको पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये पोइटिक डिवाइस होगी पर्सोनिफिकेशन। एंड नाउ एंजेबमेंट। एंजेबमेंट में सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट लाइन के भी आगे कंटिन्यू होता जाता है। स्टैंजा 1 में द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है। नेक्स्ट लाइन विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो ये एंजेबमेंट है। स्टैंजा 2 में द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, small twigs stiff with exertion, like long cramped bows shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. Continue जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन तक सेंटेंस चलता जाता है और उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं आता है। तो इस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं एंजेबमेंट और इसका यूज़ पोइटिक इफेक्ट को एनहांस करने के लिए किया जाता है। स्टैंजा 3 में द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। अगेन एंजेबमेंट का एग्जाम्पल है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। स्टैंजा 4 में ये भी एंजेबमेंट का एग्जाम्पल है। एनाफोरा। एनाफोरा पोइटिक डिवाइस में रिपीटिशन एक ही वर्ड का एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, यानी 2 या 2 से अधिक लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि स्टैंजा 1 में देखिए नो इंसेक्ट हाइट, नो सनबरी, तो दोनों का जो स्टार्ट है वो किससे हुआ, नो से। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस होगी उसको कहेंगे एनाफोरा। ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द नियरली प्लेस्ड वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जो कि पास पास होते हैं और उनमें सेम साउंड का रिपीटिशन होता है, वो भी कहाँ पर, बिगनिंग
शुरुआती जो शब्द होता है, जो शुरुआती साउंड होती है वो सेम होती है, तो तब इस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं अलिट्रेशन। जैसे स्टैंजा 3 में देखिए लॉन्ग लेटर्स, लाइन नंबर 2 में एल्स का रिपीटेशन हो रहा है। फॉरेस्ट फॉर्म, लाइन नंबर 4 एफ लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। स्काई स्टिल, लाइन नंबर 6 वहाँ पर एस लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। लीव्स एंड लाइकिन, तो लीव्स में एल और लाइकिन में एल लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। सिमिली, सिमिली पोइटिक डिवाइस में अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। दो अलग चीज़ों में, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कुछ समानता के आधार पर उनका कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिमिली में लाइक या एज वर्ड का यूज़ किया जाता है। कैसे? जैसे स्टैंजा 2 में देखिए लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पर जो फीमेल हैं जो कि स्ट्रगल के बाद में दे वांटेड टू कम आउट फ्रॉम द कन्फाइनमेंट, तो उनकी हालत कैसी है? जैसे कि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हो लंबी बीमारी के बाद में, जो कि अभी बहुत वीक है, जिसको अभी भी प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड आया है कंपैरिजन के लिए, तो ये सिमिली कहलाएगा। इसके बाद में स्टैंजा 4 में कंपैरिजन ऑफ मून, लाइक अ मिरर द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। तो यहाँ पर मून का कंपैरिजन एक ग्लास के टूट जाने पर, एक मिरर के टूट जाने पर उसके समान किया गया है। तो यहाँ पर भी ये क्या है? सिमिली है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम द ट्रीज, वो है इमेजरी। इमेजरी क्या कहलाती है? जब पोएट उस पोएम में इस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो रीडर्स और ऑडियंस को उनके सेंसरी ऑर्गन्स तक वो सीन एज इट इज़ उनके सामने क्रिएट हो जाता है, या वो उसको फील करते हैं, तो उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं इमेजरी। जैसे कि स्टैंजा 1 में जब हमने पोएम पढ़ी तो वहाँ पर विजुअल डिस्क्रिप्शन था पूरे जो सीन का, कि ट्रीज़ जो थे वो मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी है, वहाँ पर देयर इज़ नो बर्ड, नो इंसेक्ट, देयर इज़ नो लाइट ऑफ सन, और जो फॉरेस्ट है वो टोटली वेकेंट है। तो ये क्या है? ये एक जो सीन है पोएटिस ने क्रिएट किया, जिसमें एक्शन है और मूवमेंट है पीपल का और ऑब्जेक्ट्स का, ट्रीज़ का, बर्ड्स का। तो ये सारा मूवमेंट जो भी पोएम जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे सामने सीन, हमको जो ट्रीज़ हैं वो हमको मूविंग ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही वो घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। तो इस तरह की इमेजरी को कहते हैं किनेस्थेटिक इमेजरी। वैसे तो इमेजरी वर्ड ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इसका जो एडवांस इमेजरी का रूप है वो है किनेस्थेटिक, जिसमें कि जो पीपल या ऑब्जेक्ट्स उनके एक्शंस और उनके मूवमेंट को वर्ड्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड स्टेंजा में भी इमेजरी पोइटिक डिवाइस का पोइटिस ने बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ किया है। इसमें जो यूज़ है इमेजरी का, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। तो जो स्मॉल ट्विग्स हैं, स्मॉल ब्रांचेज हैं ट्रीज़ की, वो हार्ड वर्क करने के कारण दे हैव बिकम स्टिफ, वो कठोर हो गई हैं। तो वाकई में जब हम इसको फील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्विग्स हैं, जो कि अभी जिनको कि सॉफ्ट होना चाहिए था, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो हार्ड वर्क स्ट्रगल के कारण वो स्टिफ हो गई हैं। तो ये इमेज हमारे सामने, हम इसको ऐसा लगता है कि हम उन ट्विग्स को, उन ब्रांचेस को छू पा रहे हैं। तो ये जो इमेजरी है इसको कहते हैं टिक्टाइल सेंस, जिसमें कि एक सेंस ऑफ टच, जो सेंस ऑफ टच इमेजरी है कि हम उसको छूकर वर्ड्स के द्वारा पोएटिस हमको उन जो सीन को टच करवा देती हैं। तो ये जो इमेजरी है, इस इमेजरी को कौन सा कहेंगे? टेक्टाइल सेंस,
tactile description of the scene. Stanza third, इसमें भी पोइटिस ने बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजरी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया है. द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स. ऐसा लगता है कि जो पूरा जो सीन है वो वर्ड्स के द्वारा हमारे सामने विजुअली प्रेजेंट हो गया है. इसके अलावा द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस, जो लीव्स की स्मेल है, लाइकेंस की है ना, जो ओल्ड ट्रीज़ हैं उन पर फंगस जम गई है. एंड व्हेन दे आर मूविंग आउट, तो जो फंगस है, वो जो लाइकेंस हैं, उनकी स्मेल पूरे जो रूम में उस कन्फाइन एरिया में भर जाती है. तो ये जो स्मेल है, ये रीडर्स या ऑडियंस उस स्मेल को फील कर पाते हैं, उस स्मेल को वो उनकी नोज़ तक पहुंच पाती है. और ये सब वर्ड्स को पोइटिस ने इस तरह से यूज़ किया है, सीन को इस तरह से डिस्क्राइब किया है. तो जब इस तरह से इमेजरी को डिस्क्राइब किया जाए, उसको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी सेंस. यानी जब हमारे सेंस ऑफ स्मेल तक वर्ड्स के थ्रू वो स्मेल पहुंच जाए, हम शब्दों के द्वारा उस गंध को महसूस कर पाएँ, तो उस इमेजरी को क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ इमेजरी. यानी इमेजरी में जब ऑल्फैक्टरी सेंसेस को यूज़ किया जाए वर्ड्स के द्वारा, तो वो कहलाएगा ऑल्फैक्टरी सेंस. इमेजरी को स्टैंजा 4 में भी पोइटिस ने बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ किया है. द पोएट हैज़ यूज्ड अ फ्रेज टू स्ट्राइक आर ऑडिटरी सेंस. यानी हमारे हेयरिंग सेंस को भी पोइटिस ने अपनी वर्ड्स के द्वारा उनको उन तक जो आवाज़ें हैं वो पहुंचाई हैं. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. पोइटिस कहती है कि मेरी जो सिर में तरह तरह की आवाज़ें, लो वॉइसेस आ रही हैं. तो इस वर्ड के द्वारा जो हमारे हेयरिंग सेंस हैं उनको भी पोएट्स ने उन तक वर्ड्स के द्वारा उस सीन को क्रिएट किया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएटिस इन दिस पोएम. तो स्टूडेंट्स, आप इस पोएम को, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसका डीप एंड एक्सटेंडेड मीनिंग है, इसको बार बार पढ़ें ताकि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके. और इसमें पोइटिक डिवाइसेस को भी बहुत ही ब्यूटीफुली पोएटिस ने यूज़ किया है, तो आप उनको भी समझें. और हर पोइटिक डिवाइस को समझने से आगे भी आपको जो भी पोएम्स पढ़नी है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. सो रिवाइज द पोएम frequently. Thank you.